दोस्तों, नेशनल अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम पॉडकास्ट में एक ऐसे शख्स से जोड़ रहे हैं जो कि यूनिक पर्सनालिटी है। आज के दौर में आप देखेंगे कि जो आरएसएस एक तंजीम है उसमें मुस्लिम बहुत कम होते हैं, तो उसी में एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नाम से भी एक पैरेलली वो चलता है ऑर्गेनाइजेशन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के इंद्रेश कुमार जी। उन्हीं के यानी कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मंडल संयोजक सानू खान जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत कि आपने अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया और अपनी बात को रखने का मौका दिया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका चैनल का, जिसके माध्यम से लोग आपके मेरे बारे में और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बारे में और हम लोग जो काम करते हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी, जागरूक होंगे। और हम लोग जो पार्टी का काम करते हैं, एज ए समझ लीजिए बीजेपी के लिए हम काम करते हैं, हम लोग एज ए भाजपा नेता भी हम लोगों को समझिए आप। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले हमें यही जवाब दे दीजिए सर आप कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ज्वाइन करने के पीछे का मंशा क्या है? आप अपनी कम्युनिटी को कहाँ देखते हैं? देखिए, ये आरएसएस का एक विंग है। जैसे आरएसएस ने देश के समृद्धि के लिए एक विंग बनाई थी जिसका नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक। उसका काम ये नहीं था कि मतलब सिर्फ एक धर्म के लिए काम करना, उसका काम था कि देश हित में जो काम हो उसको किया जाए। तो लोगों ने उसको दूसरे नजरियों से, अलग पार्टियों ने जोड़ा। उसको ये दिखाया गया कि एक कम्युनल पार्टी है, विंग है, और कम्युनल तरीके से काम करती है। जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन्होंने उसको उजागर किया। तो हम लोग जब इसमें राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाया गया इंद्रेश कुमार के नेतृत्व में, तो ये दिखाया गया कि इसमें सब लोगों का, सब धर्मों का स्वागत है और सब धर्म मिल के आप देश हित में, देश की तरक्की के लिए, देश में अपना योगदान दीजिए। तो हमारा इसीलिए विंग बना और इसका काम है जो भी पार्टी देश हित के लिए सोचती है, हम लोग उसका सहयोग करते हैं। आप मुझे यही बता दीजिए कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो आरएसएस का विंग है वो मुस्लिमों के डेवलपमेंट के लिए क्या काम करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई प्रोपेगेंडा हो के लिए? नहीं, ये देखिए, ये जो विंग बनाया गया है ये सिर्फ एक अलग से विंग, हर एक पार्टी में आप देखेंगे तो अल्पसंख्यक मोर्चा, अल्पसंख्यक कुछ भी करके वो एक विंग बनाते हैं हर पार्टियों का। तो इस तरीके से खास मुस्लिमों के लिए ये मोहन भागवत जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक के, उन्होंने एक विंग बनाया जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय इंद्रेश कुमार जी हैं। वो हम लोगों को जोड़े और पद दिए कि आप लोग मुस्लिम को जोड़िए और संघ की नीतियों के बारे में बताइए। और जो नीतियां संघ लगाता है कि हमको, मान लीजिए भारत हित के लिए क्या काम करना चाहिए, मान लीजिए कोई कहीं पे भूकंप आ गया या कहीं और प्राकृतिक आपदा आ गई, वहां पे भी हम लोगों की अक्सर ड्यूटी लगती है। और चुनाव में हम देखते हैं कि कौन सी पार्टी हमारे देश के हित के लिए काम कर रही है। तो हम जब चुनाव ये देखते हैं कि कौन सी पार्टी हमारे हित के लिए काम करती है, तो हम उनके साथ जुड़कर उनको जिताने का काम करते हैं। जो आपका राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, अब आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के जोड़ने के लिए वो कैसे काम करते हैं, तो ये जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है ये मुस्लिमों को जोड़ते किस बेस पर है? क्या पॉइंट आप उनके सामने ले जाते हैं कि ये मुस्लिम के लिए क्या काम करती है? जैसे हर एक इंसान पूरी दुनिया में एक दूसरे के लिए काम करता है। आप स्टूडियो चलाते हैं तो दूसरों को अपनी बातें पहुंचाने के लिए काम करते हैं। तो हम भी उसी तरीके से जुड़े हुए हैं कि हम किसी अकेले जो काम करेंगे तो आदमी की पहचान नहीं बनेगी। जब एक संस्था से जुड़कर आदमी काम करता है, कि आपने देखिए अपने न्यूज चैनल का एक नाम रखा, टाइटल रखा, ताकि आपको इससे पहचान मिले। तो आप अकेले जब काम करते हैं तो देखिए, वैसे बहुत कम लोग होते हैं कि महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला जैसे लोग आज भारत में अकेले अपने बल पे जाने जाते हैं। लेकिन जब हम एक संस्था से जुड़ते हैं तो संस्था का एक अपना मैनिफेस्टो होता है कि वो कैसे। आप सर मेरे सवाल को कहीं और जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कैसे काम करता है या मुस्लिमों के बीच में वो कैसे जाता है? वही मैं बता रहा हूँ कि मतलब एक मैनिफेस्टो है उसका, कि हमको राष्ट्र के बारे में सोचना है,
हमको अपने देश के बारे में सोचना है, हमको अपने पहले नगर के बारे में सोचना है, हम जिस जगह रहते हैं वहाँ के बारे में सोचना है कि अगर मान लीजिए कोई पार्टी सत्ता में है तो वो आपके हित के लिए काम कर रही है कि नहीं। अगर सांसद है या आपका विधायक है वो आपके लिए काम कर रहा है या नहीं। अगर वो उपेक्षा करता है, वो अगर अपनी सांसदीय क्षेत्र से जीता हुआ है तो उसका काम है कि सभी धर्मों का, सभी लोगों का वो ख्याल रखे, सभी लोगों को मूलभूत सुविधाएं, जो योजनाएं प्रधानमंत्री द्वारा या राज्य सरकार के जो एमएलए हैं वो जो योजना राज्य सरकार बनाती है उसका जितना भी एक एक हिस्सा है वो आम आदमी के पास पहुंचे। अच्छा, बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल गुजरे हैं और जो आरएसएस के क्रिटिसाइज करते हैं उनका ये कहना है कि आप लोग एज आरएसएस वाले मुस्लिम्स को और क्रिश्चियन को किसी और नजरिए से देखते हैं। देखिए, देखने और सोचने का नजरिया होता है। महात्मा गांधी को भी कुछ लोग टेररिस्ट बोलते थे और अशफाकुल्ला खां, वीर अब्दुल हमीद को भी लोग टेररिस्ट बोलते हैं। कौन बोलते हैं? जब महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किया तो अंग्रेजों ने उनको टेररिस्ट बोला और जितने भी क्रांतिकारी थे वो हिंदुस्तानियों के लिए देशभक्त थे और अंग्रेजों के लिए टेररिस्ट थे। तो ये लक़ब देना उनको कि ये क्या हैं, ये तो उनकी कार्यशैली से पता चलता है। अगर हम जनता के हित में काम कर रहे हैं तो हमें कैसे कोई आतंकवादी कह सकता है या देशद्रोही कह सकता है। अगर आरएसएस कोई जनता के हित से अलग हटके काम करे तो वो एक पर्सनल वक्त पे आप मत जाइए कि वो क्या करता है। मान लीजिए आरएसएस से जुड़ा है, कोई गलत काम कर दिया तो वो उसका पर्सनल इशू है कि उसने गलत काम कर दिया। आप पूरी बॉडी को आप दोष नहीं दे सकते। जैसे मान लीजिए बीजेपी में है, कोई कुछ बोल दिया, लूज टॉकिंग कर दी, तो वो उनका पर्सनल व्यक्तित्व है। ऐसे हर पार्टियों में लोग हैं जो भाई अपनी बातों को वो रख देते हैं, बिना सोचे समझे बोल देते हैं कैमरे पे। तो इसलिए हम ये नहीं सोचते। देखना ये है कि हम क्या कर रहे हैं, यानी हम जुड़े हुए हैं तो हमको सिर्फ अपने बारे में सोचना है कि हम दूसरों के प्रति भावना क्या रखते हैं। अगर मान लीजिए कि जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है उससे आप जुड़े हुए हैं जी, तो आपके जो लीडर थे मेन, जो आरएसएस बनाए बंच ऑफ थॉट जो बुक है और सारे बुक में मुस्लिम्स के, क्रिश्चियनिटी के बारे में जो लिखा गया है, जी, जी। तो उसको आप कैसे देखते हैं जो मुस्लिम आप आरएसएस में? तो देखिए, कहीं भी कुछ लिखा है तो गलत नहीं लिखा होगा। जो भी लिखा है वो देश के हित को सोच के लिखा है। कोई भी बुक्स अगर आप लिखेंगे तो आप गलत कुछ नहीं लिख सकते उसमें, कि अगर गलत लिखेंगे तो वो बुक डायरेक्ट पहले कानूनी प्रक्रिया में आ जाएगी, जो पब्लिश होगी। उसके बाद अगर उसमें गलत कुछ होगा तो वो वहीं बैन कर दी जाएगी। जैसे बहुत सी किताबें आज बैंड है, हम नहीं पढ़ सकते उसको, किसी ने लिख दिया लेकिन वो हमारे देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए नहीं ठीक थी, तो ऐसी किताबों को बैन कर देती है सरकार। तो ऐसा कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू अगर कहीं से निकल के आता है कि इसको पढ़ने के बाद हमको अलग एक प्रेरणा मिलती है या अलग गलत भावना जाती है लोगों के बीच, तो ऐसी किताबें हमारे कोई आप अब गोलवालकर जी थे मान लीजिए, तो बंच ऑफ थॉट बुक है और जी, जी। चीजें हैं, जी, जी। उसमें क्रिश्चियन और मुस्लिम के प्रति जो लिखी गई है, क्या आपने पढ़ा है? नहीं, मैंने जो देखा है चंद लाइनें, मतलब उसमें है, ये नहीं कह रहा हूँ, कुछ लिखा हुआ है जो अब आप उसको ये डिफाइंड वो किस तरह से उसको लिखे थे, किस सोच में लिखे थे, किस वजह से लिखे थे, ये तो उनसे ही पूछना पड़ेगा। कि तो आप आरएसएस राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के हैं और आपको मुस्लिम पब्लिक में जाना पड़ता है, और अगर मान लीजिए आरएसएस के खिलाफ एक मेंटेलिटी मुस्लिम में बनी हुई है तो उसको आप कैसे दूर करेंगे? क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह के है। देखिए, अभी चंद दिनों पहले ये जो इशू आया है मंदिरों में मस्जिद को खोजना, इस पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मंदिरों में मस्जिद को खोजना, मस्जिदों में मंदिर को खोजना, सॉरी अगर मैं कोई नहीं होगा। तो अभी हमारे मोहन भागवत जी ने उसका एक बहुत बड़ा बयान दिया है, शायद आपने पढ़ा हो, कि हर मस्जिद में मंदिर ना खोजा जाए। जो बातें कुछ ऐसी थी जो गुजर गई, उसको कोर्ट के द्वारा हल किया गया। सभी लोगों ने सर्वसम्मति से वो फैसले को स्वीकार किया। देश में कहीं कोई छिटपुट घटना छोड़ दिया जाए तो कुछ नहीं हुआ। शांति से हमने फैसला दिया, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो। और आज के डेट में आरएसएस का जो मेन लक्ष्य है कि देश हित, बस कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बस। इसके सिवा आरएसएस कुछ नहीं सोचती कि मतलब आप दंगा फसाद इन सब
चीजों से परे है आरएसएस। इसका काम है सिर्फ देश हित में काम करना, ना कि और पार्टियां तो जैसे हर पार्टियां एक दूसरे पे इल्जाम लगाती हैं। अगर कांग्रेस है तो बीजेपी पे लगाती है, बीजेपी है तो कांग्रेस, ये तो उनका कुछ ना कुछ रहता है जो हर लोगों में कमी। हम किसी भी पार्टी को 100% सही नहीं कर सकते। अच्छा, क्या फ्यूचर में अगर देखा जाए तो क्या आरएसएस कांग्रेस के साथ भी जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता है? अगर जो प्रेजेंट में रूलिंग पार्टी है वो हमारे रूल्स के खिलाफ जाएगी तो हम उनका साथ छोड़ देंगे। अगर वो हमारे नीतियों के, जो हमारा फंडा है, जो हमारा फंडामेंटल बना हुआ है कि इस बेस पे हम लोगों को काम करना है, अगर आरएसएस के जो मुद्दे हैं उनको भाजपा नहीं स्वीकार कर रही तो हम बेशक बाद में हम सब कांग्रेस की भी साथ जा सकते हैं, अगर वो देश हित में काम करेगी। लेकिन इस समय जो मोदी जी और योगी जी की सरकार कर रही है उससे आरएसएस और मुसलमान दोनों खुश हैं। इसलिए खुश हैं कि देखिए, सबका साथ और सबका विकास का ये जो बात आज चल रहा है, इसमें देखिए आप कहीं से कोई कमी नहीं नजर है। हर एक योजना का लाभ हर एक व्यक्ति को जा रहा है। उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि हमको ये लाभ नहीं मिला। कोई एक व्यक्ति गांव का ये नहीं कह सकता कि हमको मकान नहीं मिला, या हमको शौचालय नहीं मिला, या हमको राशन नहीं दे रही है गवर्नमेंट। यानी हिंदू मुस्लिम का भेदभाव आज नहीं, ज्यादा कम हुआ। लेकिन अब लोग राजनीति की वजह से कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसकी वजह से हमको सोचना पड़ता है कि इसको कैसे कम किया जाए, इन घटनाओं को, और कैसे लोगों में एक दूसरे को प्यार मोहब्बत बढ़े। यही हमारा मेन सोच है भाई। आप के हिसाब से अभी मुस्लिम जो है वो आरएसएस की तरफ बहुत कम जा रहे हैं जी, उसकी क्या वजह हो सकती नहीं, आरएसएस की तरफ मुस्लिम, देखिए आप यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, कम लोग हैं, चंद लोग हैं सिद्धार्थ। ये अभी नया गठन हुआ है और हम लोग तेजी से इस पे काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम हमारे बातों को समझें। हमारे जो फंडामेंटल जो लिखा गई बुनियादी बातें हैं आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की, इसको उनको बताया जाए, उनको समझाया जाए कि हम लोग मिलकर पूरे देश के लिए काम करें, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करें, अपने प्रदेश के लिए काम करें, और ताकि हमारा देश एक मजबूत राष्ट्र बन सके वैश्विक स्तर पे। तो इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं उसी में, और धीरे धीरे जोड़ रहे हैं लोगों को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से, और लोग जुड़ भी रहे हैं, काफी तादाद में लोग जुड़े हैं। और आगे भी भविष्य में हम लोगों का यही टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जोड़ा जाए, ताकि उनको हमारी नीतियों के बारे में पता चले। आरएसएस जितने वो करीब आएंगे उतना वो जान सकेंगे आरएसएस को और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को, हमारी नीतियों को, हमारा जो काम है करने का तरीका उसको जानेंगे। जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है तो उसके क्या क्या उसके मतलब फंडामेंटल्स है, किस बेस पे इसमें मैंने वही बताया कि जैसे जो कोई आप अपना फंडामेंटल उसका नहीं अलग, मतलब ये है कि जो भी पार्टी देश में काम कर रही है देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमें उसका साथ देना है। अब वो तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाजपा ही देश को आगे बढ़ाएगी, कांग्रेस नहीं बढ़ाएगी? इसमें कैसे? नहीं, ये देखिए, आप विकास के तौर पे देखिए कि जब कोई भी सरकार बदलती है तो वो किस वे में काम करती है, हमको ये देखना पड़ता है कि वो क्या काम की हमारे लिए। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि काम सरकार बहुत अच्छा कर रही है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी के बारे में भेदभाव हो या देश तरक्की नहीं कर रहा है, हमारा देश तरक्की भी हर स्तर पे कर रहा है। तो हम अभी उसी का साथ दे रहे हैं। जब हमको लगेगा कि नहीं, अब ये सरकार कुछ विफल हो रही है, इनकी नीतियां कुछ अलग जा रही हैं, तो हम आदत सोचेंगे दूसरी बातें कि दूसरी पार्टियों के बारे में जो फिर अच्छा काम करेगा, उसकी नीतियों में देखेगा कि हमको हाँ ये अच्छी नीतियां हैं इसकी, तो हम फिर देखेंगे क्या करना है। कई जगह से ये निकल के आता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रियम्बल है उसमें सेकुलर वर्ड लिखा हुआ है। जी जी। तो एज ए आरएसएस के आप रिप्रेजेंटेटिव भी मान लीजिए, जी, तो उस शब्द को हटाना चाहेंगे क्या है? नहीं, भारत एक शुरू से सेकुलर का देश था। यानी यहाँ पे जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, एक ही थाली में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर खाए और आज़ादी के लिए लड़े, और कई लोगों ने अपनी कुर्बानियां भी दी, जान माल पूरा कुर्बान हुआ। देश में सबका सहयोग, सबका बलिदान, ये है तब जाके ये भारत हिंदुस्तान बना है। लेकिन एलके अडवाणी जी का एक कॉन्सेप्ट था सूडो सेकुलर, तो ये सेकुलर और सूडो सेकुलर, देखिए आप एक ही चीज में कोई भी कई तरह के डिफिनेशन कर सकते हैं, एक ही माने का कई डिफिनेशन कर सकते हैं, एक ही लफ्ज का कई डिफिनेशन। सेकुलर होना
मतलब सेकुलर का मतलब ये होता है कि हम सभी धर्मों का, आपको पता है देनो कि सभी धर्मों का हमको आदर करना है। उनकी पद्धति क्या है, मुस्लिम कैसे नमाज पढ़ता है, हिंदू भाई उसका सम्मान करे, और हिंदू कैसे मंदिरों में पूजा करता है, एक मुसलमान भाई उसका सम्मान करे। सिख कैसे गुरुद्वारे में जाता है, ईसाई कैसे चर्च में अपना पूजा पाठ करता है। तो सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। एकता में अनेकता और अनेकता में एकता, यही भारत की नीत है। अगर इस नीत में थोड़ा सा भी बदलाव हुआ कहीं, तो भारत फिर एक नहीं हो सकता, भारत फिर टूट जाएगा। जैसे पहले अंग्रेजों ने यही किया शुरू में, जब 1857 में क्रांति हुई फर्स्ट, आपको पता होगा कि थोड़ा सा भेदभाव करके हिंदू मुस्लिम में, और गाय और सुअर की चर्बी वाला मामला करके एक बहुत बड़ा विद्रोह वो उसी से हुआ। फिर अंग्रेजों में अंग्रेज के शासन में ही सैनिकों ने विद्रोह किया, तो एक क्रांति आई। तो जो लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, थिंकर है मुस्लिम कम्युनिटी में, उनका जो फियर है, डर है, वो यही है कि अभी इंडिया के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है सेंटर में, उसमें एक भी मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। तो और दूसरा ये फियर है कि जो पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन होता है, मतलब ये कम्युनिटी को सियासत से दूर रखना, जी जी, उस तरह से एक लाइन पे लगा दिए गए हैं। तो आरएसएस जैसे देखिए क्या है, देखिए जितनी जिसकी हिस्सेदारी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आप देखें मुस्लिम गांवों में, अब अभी हम कश्मीर में गए थे, विधानसभा चुनाव थे, वहां प्रचार करने, तो मुस्लिमों को टिकट दिया गया, भाजपा ने टिकट दिया। कई जगह पे सेकंड भी थे हमारे प्रत्याशी। अच्छा कश्मीर में अच्छा फाइट हुआ, जम्मू में भी। तो आप जब एक मुसलमान गांव का लिस्ट देखते हैं, तो भाजपा को मुसलमान बहुत कम पसंद कर रहा है, लेकिन उनकी सारी योजनाओं का लाभ ले रहा है। और उनकी सारी योजना क्या है, जो वो तो मतलब सरकार है। नहीं, ये जो सरकार योजनाओं का लाभ दे रही है, वो उठा रहे हैं। मतलब नहीं, ये मैं कह रहा हूं, आपके हिसाब से अगर मान लीजिए कि कल का वो चंद्रशेखर रावण मुख्यमंत्री बने, जी जी, और मान लीजिए कोई एक कम्युनिटी का वोट ना दे जी, तो वो ये कहना कि आप वोट नहीं देते, नहीं आप नहीं, लाभ ले रहे हो, तो आपने जो टिकट वाली बात, फिर वो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल आपने टिकट वाली जो बात की कि मतलब कोई मिनिस्टर नहीं है, तो मैं कह रहा हूं ये यही समझ रहा हूं कि देखिए, जब आप उससे जुड़ेंगे, जब आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, पार्टी में आप रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको भी टिकट मिलेगा, और आप भी आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि मुसलमानों को भी टिकट दिया जाएगा। अभी हम योगी जी ने भी देखिए दानिश आजाद अंसारी को बनाया, और फिर कई सारे हमारे मुस्लिम युवा नेता हैं, चेहरा मोहसिन रजा जी हैं जो पूर्व मंत्री थे, और तमाम लोग जो भाजपा से मतलब अच्छे नेता हैं भाजपा के, और भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार टिकट नहीं दे रही, लेकिन सरकार जब भाजपा से मुसलमान जुड़ेगा, ये दूरी हम लोगों को कम करने के, क्यों नहीं जुड़ रहा है? नहीं जुड़ इसलिए नहीं रहा कि दूसरे पार्टियों ने एक ऐसा प्रोपगंडा कर दिया है, ऐसा डर पैदा कर दिया है, माहौल पर बना दिया है कि भाजपा आएगी तो मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। आपने कहीं ऐसा नहीं देखा कि मुसलमानों को निकाल दिया गया। या देखिए, जो भी चीज, जो एक कानून बनता है, उसका गलत तरीके से प्रचार करना, अगर दूसरी पार्टी अपनी अपनी खूबियों को बता के प्रचार करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई कानून, मान लीजिए हमारी सरकार कैबिनेट ला रही है, तो उसका गलत जो प्रचार होता है, दुष्प्रचार, उसी के कारण लोग थोड़ा सा डर, उनके मन में डर हो जाता है कि ये भाजपा आएगी तो हमारा नुकसान करेगी। लेकिन आपने देखा कि अभी मोदी जी की सरकार ये कितनी टर्म से चल रही है, कोई नुकसान न मुसलमान का है, ना सिख का है, ना ईसाई का है, ना हिंदू का है। जैसा देश हमारा चल रहा है, सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, न किसी को सताया जा रहा है, न किसी को कहीं कहीं जो घटनाएं होती हैं छुटपुट, ये आपसी जो रंजिश है, आपसी लोगों का मन मुटाव है, इससे हो जाती हैं। तो उस पर भी हमारी सरकार निगाह रखे हुए है, और हर तरीके से अपराधियों को पकड़कर उनको सजा दी जाती है। आपसे हमारा यही जानना है कि जिस तरह से आपने सारी बातें की, अभी वक्फ का मामला चल रहा है, वक्फ संशोधन बिल का, जी जी जी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कई सारे वक्फ का मामला यह है कि अभी यहाँ हमारे यहाँ तो आप जिले में देखेंगे तो वक्फ की बहुत कम जमीन है, लेकिन आप उधर साइड जाइए, पश्चिम की तरफ जाइए, तो वक्फ की तमाम सारी जमीनों पे तमाम सारे ऐसे लोग कब्जा करके बैठे हैं जिनका मतलब उस पर हक ही नहीं है, और जरूरतमंदों को मिल नहीं पा रही है। वक्फ का मतलब होता है कि एक ऐसा लैंड जिसमें कुछ काम हो, जिसका गरीबों के लिए वो काम आए,
एज ए एक हॉस्पिटल बन गया या एक मदरसा बन गया वक्त के जमीनों पे, उस पे काम हो। लेकिन ऐसा करते बहुत सारी जमीनों पे वक्त के मालिकान बैठे हैं और उस पे दूसरा काम करके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। तो उसी सब जमीनों का मामला ये था कि वक्त के बोर्ड को अपना देख कर और भाई इस पे संशोधन किया जाए कुछ की। नहीं, पहले क्या होता था कि जो सर्वेइंग कमिश्नर होता है वो सर्वे करते थे। अभी बहुत सारा पावर जो है कलेक्टर को दे दिया गया है कि वक्त की जमीन को देखेगा, फिर वो नोटिफिकेशन। तो आप समझिए कि कलेक्टर कौन है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें आते हैं। जी जी। तो फिर उसमें जो, ये मेरा टेक नहीं है, ये जो वक्फ के जो जिम्मेदार हैं या जो वक्फ बोर्ड है उनका ये कहना है कि एक कलेक्टर को वक्फ मामले में इतना पावर देना कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचाता है। देखिए उस पे भी सरकार काम करी, अभी तो कोई ऐसा कानून ये नहीं हुआ कि अभी माना नहीं गया है। देखिए सरकार जो अगर कोई कानून अगर लाता है उसके बारे में अगर कुछ अब ऐसा लगता है लोगों को ये हमारे लिए कुछ फायदेमंद है, कुछ नुकसानदेह है, तो उस पर हमारी सरकार पूरा विचार करती है। कृषि कानून लाई और कृषि कानून लोगों को नहीं समझ में आया, लोग उस पर विद्रोह किए या पार्टियों के चढ़ावे पे या किसी भी तरह से, तो कानून वापस लिया गया। तो जब सरकार को लगेगा कि नहीं इसमें कुछ कमी रह गई है, भी हमको इसको और सही तरीके से सुचारू रूप से करके फिर काम करना है, तो उसके हिसाब से काम करेगी। मैं आपको 1 से 1.5 मिनट देता हूं और कैमरे की तरफ देख करके एज ए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के रिप्रेजेंटेटिव आज के मुस्लिम यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आफाक अहमद उर्फ सानू खान, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मंडल संयोजक, मैं आज के युवाओं को एक ये सोच देना चाहता हूं कि सबसे पहले तो अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें। अगर आपको एक नेता बनना है, एक अभिनेता बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है या कोई भी किसी भी फील्ड में आपको जाना है, सबसे मस्ट है आपके लिए एजुकेशन। आज का कुछ युवा जो हमारे गांव शहर में रहता है, गलत आदतों में लगकर, गलत चीज़ों, गलत लोगों के संगत में आकर गलत काम करता है और नशे के उसमें चला जाता है, तो ऐसे लोगों से आपको बचना है, अपने आप को बचाना है। और दूसरी बात, हमको समाज को देखना है कि समाज में कोई ऐसा घटना ना हो जिससे लोगों का नुकसान हो। हम सभी लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि आप अपना पढ़ें, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को उच्च शिक्षा दें ताकि वो आगे बढ़कर इस देश में अपना भरपूर सहयोग दे सके। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों ये हमारे साथ थे आफाक अहमद उर्फ सानू, जो कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के मंडल संयोजक थे। आपने सारे मुद्दे पर खुल करके बात की है। अभी तक हमारे नेशनल अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हम अगले पॉडकास्ट में भी अलग अलग जो इमिनेंट पर्सन है उनके साथ जोड़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।